जी, अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करती हूँ अपने शो में। आप देख रहे हैं आपका अपना शो ब्रेकिंग बैरियर्स और मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। आप सबको एक मर्तबा फिर खुशामदीद। हमारे प्रोग्राम में आज शरीक हो रही है। काफी मर्तबा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुकी हैं और आप इनको देखते हैं खास तौर पर इंटरनेशनल फोरम पे अगर कहा जाए, और जो फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, बल्कि किसी भी मौजू पर इनसे बात कर ली जाए तो ये कमाल का तजिया करते हैं। बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। सर, मेरा आपसे आज जिस मौजू पर बात होगी वो है, दो खबरें मैं देख रही थी। वैसे तो काफी खबरें हमारे पास, लेकिन हम इसको जरा ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेते हैं कि एक तो खबर ये है कि यूके और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स आज से दोबारा स्टार्ट। पहले भी हो रही थी, लेकिन फिर वो आप जानते हैं बीच में कुछ ऐसे मसाइल रहे, कोविड भी आ गया तो। अच्छा, अब मैं ये देख रही थी, मैंने कहा जरा मैं इसकी डिटेल्स देखूं ये क्या है। तो उसमें फ्री ट्रेड दोनों कंट्रीज जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंडिया की तरफ से गारमेंट्स, जेम्स, ज्वेलरी और बहुत सारी और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की जाएंगी यूके को। इसी तरीके से दोनों कंट्रीज एक दूसरे से फायदा उठाएं। और इसके पैरेलल एक खबर जो नजर आई वो ये थी कि यूके ने पाकिस्तान के इलाके सिंध में जो एक मियां मिट्ठू नाम के मौलवी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्योंकि वो हम भी जानते हैं और हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके कि वो जो हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान करके शादियां कराना, ये सब करना, वो बड़ा मसला था। तो हम तो कुछ कर नहीं पाए उनके खिलाफ, तो आखिरकार फिर यूके ने कहा कि अब वो वहां पे दाखिल भी नहीं हो सकते और उनके मुल्क से कोई वो कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो सर, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि देखिए कि ये जो ट्रेड है, दुनिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है, और हमारा इमेज बाहर क्या है, और जो हमारे नेबर्स हैं उनका इमेज बाहर क्या है, आप क्या कमेंट करेंगे? देखें, ये बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। डिस्पाइट द फैक्ट के ये बहुत अरसे से जो है वो तकरीबन 80s से लेके तो दुनिया में किसी न किसी शक्ल में फ्री ट्रेड के लिए एक तरह का एक रुझान पाया जाता है, जिसको सामने रखते हुए बेशुमार मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, या इस तरह के कुछ जो है वो मायदे किए हैं जिसमें अगर पूरा फ्री ट्रेड नहीं तो टू सम एक्सटेंट जो है फ्री ट्रेड जो है वो खोला है। तो ये जो पुराना ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये खुद साउथ एशिया में भी आप देख लें कि सार्क जो है, जो सार्क का एजेंडा था बुनियादी तौर पे जब सार्क प्रोपोज हुई थी, तो उसमें भी एक मेन जो चीज थी वो ये फ्री ट्रेड था, एक बड़ा इशू। तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो कोई ऑर्गेनाइजेशन बुरे तरीके से नाकाम हुई है इंटरनेशनली किसी भी रीजनल सतह पे, वो एक ये सार्क का भी उसमें शामिल है, जो जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें भी बुनियादी तौर पे आइडिया ये था। अब मसला ये नहीं कि कौन किसको क्या बेचेगा या उसको क्या फायदा होगा, या इस स्पेसिफिक केस में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दूसरी अरब कंट्रीज और इंडिया के दरमियान जो चीजें चल रही हैं, ये इससे किसको फायदा है किसको नुकसान है। असल मसला ये है कि इससे ये लगता है ना कि आप जो है वो आपका जो माइंड सेट है जो फ्यूचर के बारे में और जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस में, उसके बारे में आपकी पॉलिसीज क्या हैं और आपकी ओपनिंग क्या है। ये किसी मुल्क के ओवरऑल एटीट्यूड को साबित करता है कि कोई मुल्क जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो नए चैलेंजेस हैं उसके साथ कंपीटेबल है भी या नहीं, उनकी क्या मतलब जो है वो स्टैंडिंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त जो मुल्क फ्री ट्रेड को ओपोज करते हैं अपने नेबर्स के साथ या इंटरनेशनली, या इस तरीके से उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, वो सिर्फ ऐसे मुल्क हैं जिनकी जो इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी फरसूदगी का शिकार है। और उस फरसूदगी की वजह से या तो वो खुद इनिशिएटिव ले नहीं सकते, जिसमें खौफ है, अननेसेसरी किस्म का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है कि हमने ये खोल दिया तो पता नहीं वो कितना ले जाएंगे और हमें कितना हो जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत अरसे से जो है वो पॉलिसी चल रही है उन्होंने अपने नेबर्स के साथ, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। अगर आप गिन के देखें कि कितने बड़े पैमाने पे ऐसी चीजें हैं
जो फ्री ट्रेड हो रही हैं, उसके बाद इंटरनेशनली फ्री ट्रेड के लिए कोई नेगोशिएट करना बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ या उनके साथ इस तरह की कोशिश करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें तो जाहिर है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सेस है वो मंडियों तक पहुंचती है। जैसे पाकिस्तान की एक्सेस जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या यूरोप में एक स्पेसिफिक प्रिविलेज के साथ मौजूद है। लेकिन इसका असल जो लिटमस टेस्ट है वो ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ और अपने कैलिबर के ममालिक के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आपके कहीं करीब करीब बैठते हैं जियोग्राफिकली या फिर जो है वो इकोनॉमी के हवाले से, उनके बारे में आपका क्या रवैया है। अब यही सवाल जो है इंडिया के बारे में बार बार उठाया जा रहा है इस रेफरेंस में कि जी पाकिस्तान क्यों नहीं इन मुल्कों के साथ ट्रेड करता। तो वो मुल्क तो थोड़े से समुद्री सफर भी है, घंटे डेढ़ का या इससे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान तो इवन इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड, या अफगानिस्तान के साथ, या लेट अलाउन चले इन दोनों को भी आपके कुछ मामला चल रहे हैं, इवन ईरान के साथ, यानी जिन मुल्कों के साथ आपकी या चीन के साथ, जिन मुल्कों के साथ आपकी हजारों माइल्स या किलोमीटर सरहदें मिलती हैं, जहां से फ्री ट्रेड करने की वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो आसान है, वहां भी पाकिस्तान ने आज तक एक भी मुल्क के साथ उस तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या इनिशिएटिव है वो नहीं लिया। जिसका दूसरा मतलब क्या है इसका जो है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें इनटू सिंपल लैंग्वेज तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि आपके अपने नेबर्स के साथ जो पॉलिसी है वो बेसिकली वार मॉन्गरिंग की पॉलिसी, क्योंकि वार मॉन्गरिंग की मौजूदगी में आप बिजनेस और ट्रेड वगैरह की बात नहीं करते। एक जिसका मतलब ये है कि ये एक फरसुदा, काउंटर प्रोडक्टिव और एंटी पीपल इंटरेस्ट पॉलिसी जो है, हुआ कोई भी हुक्मरान हो, और जाहिर है हर हुक्मरान इस लिटमस टेस्ट पे तकरीबन पूरा उतरा है। इससे पहले जो हुक्मरान थे, जो है वो हुक्मरान बनना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी हुक्मरानी के दरमियान अपनी जो वार मॉन्गरिंग है स्पेसिफिकली टूवर्ड इंडिया, या एक तरह का हॉस्टाइल एटीट्यूड है स्पेसिफिकली टूवर्ड ईरान, उसमें कोई तब्दीली उन्होंने नहीं लाई थी। इसका मतलब है कुछ ताबूज जिनको आप कहते हैं ना वो मौजूद हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, जहां आज से कोई 30-40 साल पहले आपने किसी खास स्पेसिफिक रीजन की वजह से ये तय कर लिया कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनके साथ हम किसी तरह की कोई बात नहीं कर सकते। एक ये, और दूसरा इसका मतलब ये है कि मुल्क पे ऐसे लोगों का कब्जा है जिन्होंने आपके सारे रिसोर्सेज इंक्लूडिंग जो है वो बिजनेस और ट्रेड, उस पे जो है वो मोनापली कायम कर रखी है। चूंकि ट्रेड के हवाले से जाहिर है आप इसी तरह के पैकेट्स को कंसल्ट करते हैं। मसलन आपने ईरान के साथ जो है वो फ्री ट्रेड करना है फॉर एग्जांपल शुगर पे, कि जी हम ईरान से शुगर ले आते हैं या हम ईरान को शुगर बेचते हैं, तो ये आपको किसको कंसल्ट करेंगे? जाहिर है पाकिस्तान में जो शुगर मिल वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में शुगर मिल पे इजारादारी किसकी है? मोस्ट ऑफ दी शुगर मिल जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के हाथ में है, जो फार्मर पॉलिटिशियंस हैं या मौजूदा पॉलिटिशियंस हैं जो पहले हुकूमत में रहे हैं या आइंदा हुकूमत में आने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने डिसीजन करना है और वो ये डिसीजन नहीं करने देंगे, क्योंकि उनकी वजह से जो है वो अवाम को तो फायदा जाहिर है 100% होगा ना, क्योंकि ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आपकी मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आएंगे तो उसमें लोगों का चॉइस बढ़ेगा, कंपटीशन होगा, उस हिसाब से कीमतें, हर चीज जो है वो उसका होगा। तो इसका मतलब है वो आपको अलो नहीं करेंगे। तो अलो ना करने का मतलब ये सिर्फ मैं शुगर की मैंने मिसाल दी, लेकिन कोई भी जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में उन सब ने बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो है वो पोस्चर इख्तियार किया हुआ है, और उनकी ख्वाहिश ये है कि दूसरे मुल्क हमें एजाज दें कि हम जाके उनकी मंडियों पे चीजें बेचें, बल्कि काबज हो जाएं, लेकिन दूसरे मुल्क की चिड़िया जो है वो हमारे जो है वो इस पे पर ना मारे। और ये चीज सिर्फ किसी एक आपकी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में नहीं, ये कल्चर में भी है।
मैंने पहले भी मिसाल दी थी, फॉर एग्जांपल आप इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को देख लें कि एक वक्त में जब ये बहुत एक तरह का ट्रेंड आ गया था कि इंडियन मूवीज यहाँ चल सकती हैं और पाकिस्तानी वहाँ चल सकती हैं, तो उसके खिलाफ जो कुछ हुआ था पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के दो कौमी नजरिए और दो इस्लामी नजरिए लेके और इस तरह की चीजें लेके उन्होंने उस मूव को सबूटाज करने की कोशिश की थी, बजाय इसके कि वो अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, अपनी मूवी बेहतर बनाएं, उनको अपनी बका इस बात में नजर आई कि इस मूवी को रोको, इंडिया की मूवी यहाँ नहीं चलनी चाहिए और हमें जो कचरा मर्जी है बना बना के अवाम के सामने फेंकते रहें और अवाम ये देखते रहेंगे। आखिर एक ऐसा वक्त आया कि अवाम ने उनको रिफ्यूज कर दिया कि हम ये देखने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज, हर चीज मैंने मिसाल दी आपको कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कल्चर, एजुकेशन, एवरीथिंग। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कुछ हो रहा है ये मशरक वस्ता में, मिडल ईस्ट में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की इंडियन पॉलिसी है, ये साबित करती है कि इंडिया जो है वो एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म की अप्रोच रख रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले जी, से, जिसके बगैर आपकी सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। जी बैरिस्टर साहब, ये जो आपने बात की फ्री ट्रेड पे, आपने बड़े तफसील से रोशनी डाली, और इंडिया किस तरीके से फ्री ट्रेड से फायदा उठा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से हमने ये देखा कि दुनिया में एक ही आवाज उठी, जो कि कुछ कंट्रीज ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट सुपर पावर है, जैसे कि कर्ट कैम्पबेल और इस तरह की आपने देखी होंगी स्टेटमेंट्स आई, उस पर मेरी आपसे बात नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट बिग पावर, प्राइमरी पावर, या आप उसको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सुपर पावर जो है वो इंडिया बनने की तैयारी कर रहा है या बनने जा रहा है। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि इंडिया इस वक्त जिस फोरम पर है और जिस तरीके की वहां पर वो अपनी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जो उनके स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है या हो सकता है? देखें जी, अब ये सुपर पावर बनने की ख्वाहिश तो किसकी नहीं है, वो तो बहुत सारे मुल्क जो हैं इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन देखना ये होता है कि किस मुल्क में पोटेंशियल है या नहीं है। आप ये देखें कि चीन जो है वो गुज़श्ता 20-25 सालों से, बल्कि इससे भी ज्यादा अरसे में कंपटीशन में मौजूद है, एक सेकंड और नेक्स्ट सुपर पावर बनने के प्रोसेस में। और हमारे देखते ही देखते इस अरसे में 2-3 दहाइयों में ये कितने बड़े प्रोसेस से गुजरा है चीन। और आप ये देखें कि उन्होंने हर फील्ड में किस तरीके से एक रिमार्केबल किस्म की अचीवमेंट्स की हैं, इकोनॉमी से लेके मिलिटरी तक, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक, जो जो चीजें आपको चाहिए एक काबिल जिक्र पावर बनने के लिए। लेकिन अभी तक उसको आप जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर के हवाले से बिल्कुल ही गैर मुतनाज़ा तौर पे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेस्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो देखने होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जाहिर है इंडिया जो है वो एक, इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे ऑलरेडी इंडिया जो है इमर्ज हो गया है, मिलिटरली एक अगले स्टेज पे बहुत ज्यादा जो है उनका एक डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज का की तरफ इशारा करती हैं, जैसे मैंने ये कहा था कि कोई मुल्क जिसके अंदर ये चीजें होती हैं वो एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म का मुल्क है, जिसके अंदर पोटेंशियल है और वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहता है। उसका पोटेंशियल जो है वो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का के हाथों जो है वो आस्टेज नहीं हुआ यरगमाल नहीं बना हुआ, जैसा कि मैंने कहा था। और इसकी मैंने आपको मिसाल दी थी कि इसके लिए एक माइंडसेट तोड़ना जो है वो जरूरी होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो माइंडसेट जो है वो इंडिया तोड़ चुका है। आप जब कभी भी कोई इस तरह का इंटरनेशनल पोस्चर लेते हैं तो उसमें आपकी बहुत सारी जो है वो रुकावटें खुद मुल्क के अंदर से होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पाकिस्तान की मिसाल दी थी ना कि मसलन पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात क्यों नहीं कायम कर सकता। अब ईरान के साथ कोई पाकिस्तान की जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई किसी तरह की डिप्लोमेसी में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर भी क्यों
इसकी ज़ाहिर है दो वजूहत हैं। एक ये है कि आप बाहर के किसी तीसरे मुल्क को राजी करना चाहते हैं, जो कि आपकी किसी तरीके से कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। किसी ऐसे कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसके लिए आपको हिस्सा बनना आपके लिए जरूरी नहीं है। और दूसरी, आपकी अपनी पॉपुलेशन के अंदर उस मुल्क के खिलाफ कोई एक जो है अनजस्टिफाइएबल किस्म की हेट या नफरत या प्रेजुडिस ही कह लें, मौजूद होता है। अब जाहिर है कि इंडिया इससे बाहर तो नहीं है ना, इंडिया के अंदर भी एक साइजेबल बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मौजूद है, और उसमें भी तरह तरह के सोचने वाले लोग हैं। मसलन वहां वो ये कह सकते हैं कि जी आप अरबों के साथ फ्री ट्रेड क्यों कर रहे हैं जी, ये तो जी मुस्लिम कंट्रीज हैं और हमारा ऑलरेडी एक इश्यू जो है वो चल रहा है, तो हम क्यों इनके साथ जो है वो ट्रेड करें। कोई कह सकता है जी ये वेस्ट के साथ आप ये मायदा क्यों कर रहे हैं जी, हम तो वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है और जो ये तहजीब है उसको, उसके लिए प्रॉब्लम है। कोई कुछ कर सकता है, लेकिन आप ये देखें कि स्टेट बिल्कुल साइंटिफिकली और रेशनली ये मामलात को तय कर रही है, बगैर किसी तरह के इस तरह के प्रेशर को कि जनाब आपने किसके साथ ताल्लुक कायम करना है और किस बुनियाद पे करना है। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि इंडिया का ये एक बहरहाल पॉजिटिव पॉइंट है, जो मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की वजह से है कि अगर कोई इस तरह का इशू आता भी है तो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है। एक दूसरा ये है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि रियल जो विल ऑफ द पीपल है उसको किसी न किसी सतह पे रिफ्लेक्ट होना होता है, जो जाके अवाम के मफाद में जो काम है वो सियासतदान करने पे मजबूर होते हैं। और अगर नहीं करते तो उनको पता है कि कोई ना कोई इलेक्शन आने वाला है, महीने बाद होगा, 2 महीने बाद या 2 साल बाद, तो उसमें हमें फेस करना पड़ेगा। तीसरा जो इंडिया को सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि उसको कोई इनविजिबल किस्म की फोर्सेस का प्रेशर नहीं है या उनकी डिक्टेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा जो है वो मेरिट है जो इंडिया का है, कि जो कुछ है टेबल पे है। कोई सीक्रेट और अंडर द टेबल डिप्लोमेसी की उनको जरूरत नहीं, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जो है वो ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान का एक फेस है जो सामने है और एक फेस जो असल फेस है वो नजर किसी को नहीं आ रहा। वो 7 पर्दों के पीछे भी बैठ के तो उसी का हुक्म, उसी की ख्वाहिश और उसी की चीजें जो वो चलती हैं। तो जब आप ऐसे सिचुएशन का आपको सामना होता है तो आप कोई डिसीजन भी दुरुस्त नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उनकी अपनी डिक्टेशंस होती हैं कि नहीं जी इस मुल्क के साथ। आप देखें नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था, कि नवाज शरीफ पर सबसे बड़ा इनका जो एतराज था वो ये था कि नवाज शरीफ इंडिया के साथ जो है वो रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज कर रहा है। तो उसमें जो इनविजिबल फोर्सेस थी उन्होंने ये कहा था कि हमें इस पे एतराज नहीं है, एतराज हमें इसकी स्पीड पे है कि जिस तेज रफ्तारी से ये कर रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए, चूंकि इसमें हमें भी सांस लेने का मौका। का मतलब ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप बारगेनिंग करें, यानी अमन के लिए भी बारगेनिंग की आपको जरूरत है। अमन के लिए एक अनकंडीशनल जो ओपनिंग होती है, एक ख्वाहिश होती है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी जंजीरें हैं, बहुत सारे दीवारें हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको आप अगर सामने रखें तो ये ऐसे नहीं होता कि इंडिया कोई रातों रात कोई सुपर पावर बनने वाला है या रातों रात उसको जो है वो पूरी दुनिया में कोई पजीराई मिल गई है। इसके पीछे ये सारी पॉलिसीज रिफ्लेक्ट होती हैं कि आपका डिसीजन मेकर कौन है, आपको अवाम आपके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। पाकिस्तान के बारे में आम तौर पे दुनिया ये जानती है कि आपके डिसीजंस जो हैं वो आपके इलेक्टेड लोग नहीं करते और उनके हाथों में इख्तियारात नहीं होते। वो इस काबिल तक नहीं है कि ये मियाँ मिठू टाइप आदमी को कंट्रोल कर सकें। ये मियाँ मिठू कौन है जिसपे जो आपने अभी ये प्रोग्राम से पहले बात की थी तो ये बात है सर, यूके ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई तो देखिए बदनामी किसकी हुई। सिर्फ वो उस बंदे को तो लोग कितने बाहर जाते हो कि मुल्क की बदनामी हुई ना, कि एक बंदा ऐसा है उसको रोक नहीं सक रहे, तो जो दुनिया है वो पाबंदियां लगा रही है, आप नहीं पाबंदी लगा सके। नहीं। इसमें जो लफ्ज बदनामी है ना, मेरे ख्याल में ये में काबिल एतराज है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके मुल्क में अगर कोई सबसे बड़ी कोई बीमारी फैल जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई ऐसा आफत, तो उसको आप बाकी दुनिया से छुपाएं कि इसकी वजह से हमारी जो है वो बदनामी होगी। जैसे कि चीन पे ये इल्जाम लगा था 2019 में
कि उन्होंने जो है वो जिस तरीके से इसको डिक्लेयर करना चाहिए था, जिस प्रोसेस में और जिस तेजी से उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये हुआ, ये बात दुरुस्त थी या गलत थी, लेकिन एक इशू उठा था। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके मुल्क में मियाँ मिठू टाइप कोई बीमारी है तो उसको अवाम दुनिया के सामने लाने से आपकी बदनामी नहीं होगी, बल्कि आपकी नेकनामी होगी, ये मैं आपको बता दूं। चूंकि दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसमें हर तरह के लोग नहीं होते। आपने देखा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेके इंडिया तक आप देख लें, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत कहीं मौजूद होती है जो सोसाइटी के लिए नापसंदीदा होती है, या उसके सारे काम सोसाइटी के हक में नहीं होते। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि जब आप उसको या तो छुपाने की कोशिश करें, या उसको आप जो है वो क्लीन और वॉश करके पेश करने की कोशिश करें, जिस तरह के पाकिस्तान में होता रहा। ये जो सर हमारे लोग जेलों में पड़े हैं, जिसमें जी, ये मौलानाज और ये दूसरे हाफिज सईद वगैरह 20 साल तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इनको वॉश और क्लीन करके दुनिया के सामने पेश करती रही कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि एसेट्स है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि जब स्टेट जो है वो इस तरह का रोल अदा करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो आपकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो और आपकी वो जो प्रॉब्लम है उसकी जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो। जागी अच्छा। वैसे सर, मैं जो ये बात करी थी बदनामी, मैं ये कह रही थी कि इस वजह से बदनामी कि हमने खुद कुछ नहीं किया, दूसरे को करना पड़ा, कि भाई हमें तो ये तो काम अपने करने का था। इसी के साथ मेरा आपसे, जो हम ये फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं, तो ये इसके इससे बढ़ के हमने ये बात की कि क्या जो दुनिया कहती है, खास तौर पर दुनिया की जब हम बात करें, कई कंट्रीज ने कहा, लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आती है कि यूएस ये कहता है कि जो इंडिया है वो सिर्फ अलाई नहीं बल्कि वो तो एक अगली बड़ी पावर है। तो इससे क्या एक सवाल ये भी होता है कि क्योंकि चाइना भी ये कोशिश कर रहा है और चाइना और यूएस के ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो यूएस ये तो कभी नहीं चाहेगा कि अगर कोई एक और ताकत आगे आ रही है और बड़ी पावर हमारे सामने आके खड़ी होने लगी है तो वो चाइना हो। लेकिन इस बिना पर इंडिया को ये एज हासिल होगा कि वेस्ट जो है वो इंडिया को ज्यादा पसंद करेगा कि अगर वो ताकत बन रहा है बजाय उसके। बिल्कुल जी, डेफिनेटली। ये पहले दिन से बिल्कुल ये हो रहा है कि इंडिया के पास जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है और मुल्क में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंटली प्रीवेल कर रहा है, वो वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, जो कि उसकी कुछ आइडियोलॉजिकल जो है वो रीजंस बनती हैं, जिसको वो वैल्यूज कहते हैं। आपने अपनी पब्लिक ओपिनियन को भी तो कन्विंस करना होता है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो डिसीजन मेकर्स हैं, या कोई व्हाइट हाउस में बैठा हो या पेंटागन में या कहीं भी बैठा हो, उसके लिए सबसे बड़ा मसला होता है यूएस कांग्रेस और यूएस जो है रिप्रेजेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और यूएस अवाम कि उनकी ओपिनियन के बगैर आप किसी मुल्क के साथ ना कोई ताल्लुक बना सकते हैं, ना उनको आप जो है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। ये पूरी हिस्ट्री आप देख लें, चीन के साथ, सोवियत यूनियन के साथ, दीगर ममालिक के साथ जो यूएस का एक रोल रहा है, उसकी वजह यह है कि वो पब्लिक ओपिनियन वहां पे काउंट करती है। वहां पे कोई भी आपका नुमाइंदा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि जनाब ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए उनको फिर कुछ उसकी इंटेलेक्चुअल बुनियादें चाहिए होती हैं। आप एक तरफ कहें जी कि चीन जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री है, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है, उसने वहां पे डिक्टेटरशिप कायम कर रखी है, लोगों को कैद कर रखा है, री एजुकेशन के नाम पे कंसंट्रेशन कैंप बना रखे हैं। लेकिन हम इसके साथ हमारे ताल्लुकात भी दुरुस्त होंगे तो एक वक्त में आपको खुद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर से उसके खिलाफ आवाज महसूस होती है और आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियोलॉजिकल। तो इसके मुकाबले में आप कहें जी इंडिया तो की वही वैल्यूज हैं जो हमारी हैं, वहाँ डेमोक्रेसी है, मॉडरेशन है, एक जो है वो एक रेशनल सेंस प्रीवेल कर रहा है, तो उसके साथ हमारा ताल्लुक बनता है। तो उसको आप जो है वो यूएस कांग्रेस से लेके अवाम के कोर्ट तक हर जगह पे प्रूव करने की पोजीशन में होते हैं। तो ये एडवांटेज तो डेफिनेटली जो है वो इंडिया को है, जो वहां पे कंटिन्यूटी रही है और कंसिस्टेंसी, डेमोक्रेसी पे इलेक्शन होते रहे हैं, और उसकी वजह से फिर जो सीक्रेसी इन मुल्कों के साथ प्रॉब्लम होता है ना। अब चीन के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि चीन में एक बहुत बड़े सीक्रेसी
मौजूद है, चूंकि सिस्टम के अंदर गुंजाइश नहीं है कि वो बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर सके, जो कि डेमोक्रेसीज में होता है। तो इस चीज को वेस्ट में बहुत ज्यादा पजीराई हासिल होती है और लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक, मिस्टर हामिद बादशाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया।